हेलो एंड वेलकम टू आरसीबी सीजन रिव्यू 2023। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं। आईपीएल खत्म, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस सीजन का पूरा ब्यौरा जो है हम आपके सामने देंगे। कहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फिनिश किया ये आप सबको पता है। टेबल पे छठे नंबर पे फिनिश किए हम। लेकिन जो इनसाइड एनालिटिक्स जो वो है हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे कि क्या बेटर होता तो कहाँ सुधार की गुंजाइश। आप सबको पता है कि केजीएफ के अलावा कोई नहीं चला। आप सबको पता है गेंदबाजी में हम किस प्रकार से जो है वो पूरे सीजन ही दुखी रहे। 7 मैच तक तो सिराज ने सारे दुख हर लिए, लेकिन उसके बाद कोई उनको ना साथी मिला और फिर सिराज भी जो है वो बैकफुट पे आ गए थे। तो ये सभी बातें सीजन रिव्यू करना बनता है, क्योंकि आरसीबी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से जो है वो काफ़ी काफ़ी ख़राब था। ये हम नहीं मानते, ये कप्तान फाफ खुद भी मानते हैं। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव जुड़ चुके हैं आरसीबी के सीज़न रिव्यू पे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने कमेंट्स भी जो है वो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वागत है वैभव आपका। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी फिनिश्ड ऑन 6th पॉइंट्स टेबल पे। आखिरी दिन तक हमने फाइट मारा, लेकिन हम छठे नंबर पे फिनिश किए। और हमारे जो अंक थे वो 14 अंक थे। पिछले सीजन से कुछ ना कुछ हम खराब ही हुए हैं, कुछ ना कुछ हम बिगड़े ही हैं, क्योंकि पिछले सीजन 16 पे हम ये आस लगाए बैठे थे मुंबई इंडियंस से कि भाई वो हमें क्वालिफाई करा दे। तो अगर पहले बार पॉइंट्स टेबल को देख के कोई समझना चाहे तो इस साल का परफॉर्मेंस आरसीबी का किस तरीके का रहा। जी बिल्कुल। जब आपका नाम आरसीबी होता है और इतने फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है आपके साथ, तो लेस देन अ ट्रॉफी कोई भी जो है वो मानता नहीं है। लेकिन देखिए, स्पोर्ट है, आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। आरसीबी पिछले 3 सीजन से क्वालिफाई करी थी प्लेऑफ्स के लिए, एक पूरी अच्छी टीम हमें दिख रही थी सीजन से पहले, तो सबने उम्मीद लगाई थी प्लेऑफ्स तो एटलीस्ट इस साल भी जाना चाहिए और लगातार चौथा अपना प्लेऑफ्स खेलना चाहिए। लेकिन फिर इंजरीज का जो प्रहार है वो होता है आरसीबी पे, फिर कई सारे रिप्लेसमेंट साइन किए जाते हैं, फिर प्लेयर्स का फॉर्म में नहीं होना ये भी साथ में आता है। और कौन कौन से प्लेयर अच्छे रहे कौन से नहीं रहे उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे वीडियो में। लेकिन ओवरऑल एज अ टीम हम नहीं खेल पाए जो हम उम्मीद कर रहे थे। कि पिछले 3 साल से जो कंसिस्टेंसी हमें दिख रही थी इस टीम से, कि जब कोई एक प्लेयर नहीं चलता था, कि विराट कोहली का इतना खराब पिछला सीजन होने के बावजूद जो है टीम क्वालिफाई कर गई थी, तो कोई ना कोई प्लेयर जो आके स्टेप अप कर रहा था, भले शाहबाज हो, डीके हो, या फिर बाकी प्लेयर्स हो। लेकिन इस साल वो नहीं देखने को मिला। बैट्समैन में हमने सबको ट्राई कर लिया, एक भी हमारे पास बेंच पे ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसको एक भी मैच ना मिला हो। गेंदबाजी में जरूर कुछ नाम ऐसे थे जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी जो सबसे बड़ा हमारे लिए इस सीजन रहा, जो खराब पॉइंट, और इस पे भी डिटेल में जरूर डिस्कस होगा। लेकिन वही एक्सपेक्टेशन था हमें टॉप 4 में जाने का, छठे पे फिनिश किए। लेकिन इतने डिफिकल्टीज के बावजूद हम लास्ट दिन तक जो है प्लेऑफ में जाने के लिए थे रेस में, तो वो एक काबिल तारीफ बात है। लेकिन फाफ ने एकदम सही कहा, और बाकी जितने प्लेयर्स है वो भी मानते होंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सीजन से पहले, उस पे तो जरूर नहीं खरी उतरी आरसीबी। बिल्कुल। नंबर 6 पे हम फिनिश किए। जैसा आपने कहा कि काफ़ी जो दिक्कतें थी, काफ़ी परेशानी थी। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि विराट खेले, फाफ खेले, मैक्सवेल खेले, उनके अलावा सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर 3। बाकी मैं पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आपके मोस्ट रन गेटर्स कौन से हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। ये 6 हम मोस्ट रन गेटर्स आपको दिखाएंगे, और आपको साफ साफ अंतर नजर आएगा कि टॉप 3 एक साइड और निचले 3 एक साइड। अगर उन तीनों के नीचे 3 वालों के भी एक साथ रन जोड़ दें तो भी ग्लेन मैक्सवेल के 400 रन के बराबर ना हो। नंबर 1 पे कप्तान फाफ, जो आखिरी दिन तक मतलब क्वालिफायर 2 तक जो है वो ऑरेंज रेस शुभमन गिल के साथ खेलते रहे, और उन्होंने 14 इनिंग में 730। वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट। किंग कोहली आपको दूसरे स्थान पे नजर आएंगे आरसीबी के लीडर बोर्ड में, वो 639। और इस साल का सीजन अगर मैं कहूँ तो विराट कोहली का पिछले 3-4 सीजन में सबसे बेस्ट सीजन रहा है, जहां उन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट के साथ और बहुत ही बेहतरीन 639 रन स्कोर किए हैं। ग्लेन मैक्सवेल की बात करूँ, वो नंबर 3 पे 14 में 40 रन, 400 रन माफ करिएगा। दिनेश कार्तिक नंबर 4 पे वो आते हैं इस लीडर बोर्ड में, उनकी स्थान जो है, और 140 रन 13 इनिंग में। वैभव, कहाँ 400 रन, कहाँ 140 रन। ऊपर दो की बात तो आप छोड़ दो। बेस्ट ओपनिंग पेयर विराट फाफ, आपके वो बॉक्स टिक। दो मतलब सुपर जो होते हैं ना, जैसे कई बार चेन्नई ट्रॉफी जीतती है तो उनके जो ओपनर्स है वो 600 प्लस रन कर देते हैं, तो वो खाना इस बार आपने टिक कर दिया था। नंबर 3 आपका हमेशा उलझा रहा। लीडर बोर्ड की भी बात करूं, मैक्सवेल 400, उसके बाद सीधे
दिनेश कार्तिक। आगे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आगे तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही वीक जो साइड है वो है। महिपाल लोमरोर 135 और अनुज रावत 91। ये हालात, सबसे बड़ा रीजन क्या बैटिंग में यही था कि एक जो ब्रिज है जो बन गया था केजीएफ और बैट्समैन के बीच में, वो कभी फिल ही नहीं हो उसका, वो कभी बन ही नहीं सका। बिल्कुल। और जितनी तारीफ हम केजीएफ की करेंगे उतनी ही मतलब हमें जो क्रिटिकल होना पड़ेगा बाकी बैट्समैन के लिए, क्योंकि केजीएफ अगर आउट हो जा रहे थे किसी मैच में तब हम 170 पार नहीं पहुंच पा रहे थे, और जब ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी 70 80 100 रन तक भी गई है, जब भी हमने देखा हमारी पूरी टीम 170 20 ओवर में बना पाई। तो सबसे बड़ा कारण तो यही था, नंबर 3 का फिक्स ना होना, रजत पाटीदार की इंजरी की वजह से बाहर होना। लेकिन ठीक है, आप इंजरी होती है, हर टीम में प्लेयर्स को इंजरी थी, लेकिन वो उसको कोप अप करते हैं। लेकिन आपके नंबर 3 पे आपने अनुज रावत, शाहबाज, बाकी सारे जितने भी आपके प्लेयर थे, इंक्लूडिंग महिपाल लोमरोड, सबको ट्राई किया, कोई नहीं चला। मैक्सवेल भी 2 बार नंबर 3 पे आके 0 पे आउट हुए, लेकिन वो जब भी खेले अच्छी इंटेंसिटी से खेले, 400 रन उन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका इस सीजन राउंड का अवार्ड भी मिला सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने के लिए। तो मैक्सवेल से हम जितनी उम्मीद कर सकते थे, मेरे ख्याल से उनसे बेटर ही उन्होंने करके दिया हमें पिछले 2-3 सालों में। और दो, जैसे आपने बताया, दोनों ओपनर्स उनकी जितनी तारीफ करी जाओ, मेरे ख्याल से इस साल अगर कोई प्लेयर है जो आरसीबी का प्लेयर ऑफ द सीजन डिजर्व करता है तो है फाफ डू प्लेसी। मतलब इंजरी के साथ वो बंदा खेला, 50 पे 50 मारी, और जब भी टीम को जरूरत थी एक अच्छी स्टार्ट करके दी, और साथ में विराट कोहली का उनको अच्छा एक साथ देखने को मिला। और लास्ट के 2 मैचेस में हमने देखा विराट कोहली ने 2 लगातार शतक बना के हमको जो है सीजन में बना के रखा। लेकिन उसके अलावा जैसे आपने ठीक कहा, दिनेश कार्तिक एकदम एक सीजन टू फॉरगेट, शाहबाज के लिए एकदम सीजन टू फॉरगेट। महिपाल लुमरोर एक दो मैच में चले, कोलकाता वाले मैच में उन्होंने 1-2 अच्छी बाउंड्रीज लगाई थी, दिल्ली वाले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। श्रेयस प्रभु देसाई को दुनिया भर के मौके मिले, 0 परफॉर्मेंस। तो आप अच्छे इंडियन बैट्समैन जब तक आप अपनी टीम में नहीं रखेंगे तब तक आप ये जो चीजें ये आपको सताती रहेंगी। और एक स्टैट भी मैं देख रहा था जहां पे अगर इंडियन बैट्समैन की बात करें आरसीबी में पूरे 16 साल से, तो विराट कोहली के 7000 रन है, उसके बाद आई थिंक राहुल द्रविड़ आते हैं जिनके 800 या 900 रन है। 800। तो मतलब किसी भी इंडियन बैटर को जो है या तो रिटेन नहीं कर पाते, या आपके पास अगर टैलेंटेड होते हैं तो फिर उनको दूसरी टीम लेकर चली जाती है। तो इस पे आरसीबी को ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो पिक अच्छे करें, हमारे पास भी अच्छे हैं, अनुज रावत हैं, महिपाल लोमरोर, लेकिन उनका इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। या तो मूव ऑन करना है तो आप अच्छे पिक करके लाइए, और उनके साथ में आप जो है कई सीजन खेलिए। 1-2 सीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देवदत्त पट्टिकल को लाए, 2 सीजन बाद उनको जाने दिया, क्योंकि बहुत ही ओवर द टॉप प्राइस जो है पे कर दिया था राजस्थान रॉयल्स ने, तो हम उस प्राइस पे तो नहीं लाते ऑब्वियसली। तो आप अच्छे प्लेयर्स लाए, उनको रिटेन करें, और फिर जो है उनको लंबी रस्सी देके, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा इंडियन कोर नहीं होगा, जब तक आप ये टूर्नामेंट में ज्यादा आगे जाके या फिर फाइनली जीतने की जो है उम्मीद कम रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इशू जो है वैभव ने भी बताया कि इंडियन कोर है वो हमेशा खलता आया है। तो इससे एक सवाल और उत्पन्न होता है कि क्या आरसीबी का जो पूरा मॉडल है वो सिर्फ विराट कोहली के अराउंड है। इसकी बात मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं बार बार इस वीडियो में शायद तीसरी बार मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, नंबर 3। हमारे नंबर 3 ने 100 रन भी स्कोर नहीं किए 14 मैचेस में। सबसे बड़ा इशू, टीम इंडिया का नंबर 3 देख लो आप, विराट कोहली है, बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। किसी भी टीम का आप आईपीएल में ही उठा के देख लीजिए ना, नंबर 3 जो है वो सब लोग सॉलिड रख रहे हैं। इधर क्या है, नंबर 3 ने 100 रन स्कोर नहीं किए। मिडल ऑर्डर इधर का फेल, आपने देखा ही, 400 रन बनाते हैं मैक्सवेल, और फिर उसके बाद आते हैं डीके साहब। तो बैटिंग जो है वो पूरी टूटी हुई थी, कमर टूटी हुई थी। आप आखिरी दिन भी अगर फाइट में थे तो सिर्फ 3 लोगों की बैटिंग की वजह से, वो थे विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसी। चलिए, ये रही बैटिंग की बात। और मैं अगर आप लोगों से, जो जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनसे अगर मैं पूछना चाहूँ, तो आप अगर रेटिंग देना चाहें इस साल आरसीबी की बैटिंग को, तो वो 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही हम बॉलिंग पे भी बात करेंगे, वहाँ पे भी आप जितने अंक रेटिंग देना चाहें वहाँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वैभव के पास चलता हूँ। वैभव, अगर 10 के मापदंड पे आरसीबी को अगर रेट किया जाए, आरसीबी की बैटिंग को इस साल 2023 में, तो आप कितने अंक देंगे? कितने अंक देंगे 10 में से? वैभव बताइए। जी, अगर मेरा मन करे तो मतलब मेरा तो पूरा दिल जो मैं निकाल के रख दूं हमारे केजीएफ के लिए, लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसलिए मैं 6 अंक दूंगा। 2-2-2
तीनों बैट्समैन के लिए, और बाकी जो है उनको 0 अंक दूंगा जो बाकी हमारे बैट्समैन। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे रन होने के बावजूद हमारे 3 बल्लेबाजों के हमें 10 में से 6 पे संतुष्ट करना पड़ा, और ये बहुत बड़ा कारण था कि क्यों हम इस बार जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। बिल्कुल, अगले सीजन में, आगामी सीजन में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इस समय हम चलते हैं अपनी गेंदबाजी यूनिट। मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मोहम्मद सिराज का नाम जो है वो ऊपर लिखा गया 19 विकेटों के साथ। हर्षल पटेल दूसरे स्थान पे 14 विकेटों के साथ। वो हर्षल पटेल जिसकी हर आरसीबी फैन, हर मतलब कोई भी अगर कहेगा कि यार क्या कर रहे हो हर्षल इस साल, आप इतने मतलब अच्छे गेंदबाज हो कि आपसे से कम 20 विकेट तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखो हर सीजन में 36 विकेट्स नहीं लिए जाते। हम आपसे लेकिन 20 एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप हमारे कोर गेंदबाज है, और हम आपको उतना जो है वो पर्स भी आप पे खर्चा है, हमने 11 करोड़ के आसपास का जो पर्स है वो भी हमने आप पे खर्चा है। तो बॉलिंग की मोस्ट विकेट्स की बात करूं तो मैं वहां पे 19 विकेट सिराज की, हर्षल की 14 विकेट। तीसरे नंबर पे आते हैं करण शर्मा, वो करण शर्मा जो 2022 में एक भी मैच नहीं खेले। चौथे नंबर पे वनिंदु हसरंगा जिन्होंने 8 मैच ही खेले इस सीजन, 9 विकेट लिए उन्होंने। पांचवें नंबर पे वेन पार्नेल जिन्होंने 7 मैचों में गेंदबाजी किफायती करी लेकिन 9 ही विकेट ले पाए। छठे नंबर पे विजय कुमार वैशक जिन्होंने इस साल तुरंत रजत पाटीदार का रिप्लेसमेंट साइन होके और डेब्यू किया और महज 9 विकेट ली। वैभव, इस टॉप 6 की लिस्ट में यू आर मिसिंग जोश हेजलवुड, और कहीं ना कहीं आप वनिंदु हसरंगा को और ऊपर देखना चाह रहे थे। सिराज टॉप पे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि 7 मैचों में सिराज ने 15 विकेट लिए थे, 14 मैचों में सिराज के 19 विकेट हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट, मैं मेनली ये मानता हूं कि आप जब चिन्ना स्वामी पे गेंदबाजी करते हैं तो आपको मार पड़ती है। हमारे फैंस भी ये मानते हैं। हमने 7 में से 3 मैचेस चिन्ना स्वामी में जीते। ओवर टू यू वैभव, क्या बॉलर्स इतने भी काबिल नहीं कि एक बॉलर 20 विकेट मार्क टच करे? हम हाफ सीजन तक वी गॉट ऑरेंज कैप, वी गॉट पर्पल कैप एंड द मैच अगेंस्ट पंजाब, अगर आपको याद हो वहां पे हमारे पास दोनों कैप थी और हम अच्छी स्थिति में थे, नो डाउट, मतलब हम वन ऑफ द टॉप टीम्स में थे। उसके बाद ऐसा क्या होता है ड्रास्टिकली, और उसके बाद तो आपके हेजलवुड आ गए, उसके बाद आपके हसरंगा आ गए, तो उसके बाद आपके क्या हो जाता है एकदम से कि आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी डाउन चली जाती है? जी बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर बैटिंग और बॉलिंग को इस सीजन कंपेयर किया जाए तो बॉलिंग हमारी काफी अच्छी थी, क्योंकि कई मैचेस हमको याद हैं कि डे गेम्स थे हमारे जिसमें हमने 170 किए थे और वहां पे सक्सेसफुली डिफेंड किए थे, भले चिन्ना स्वामी हो, मोहाली का ग्राउंड हो, और एसएमएस में सवाई मानसिंह में हमने डिफेंड किए थे अच्छे टोटल्स 170 के आसपास के। तो बॉलिंग हमारी काफी अच्छी रही थी, लेकिन आपने सही कहा कि जो हम उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से नहीं आया। तो इसके पीछे वही जो बैटिंग में हमने बताया, रजत पाटीदार की इंजरी, यहाँ पे भी एक के बाद एक इंजरीज थी, जहां पर डेविड विली शुरू में बाहर हो गए, रीस टॉपली बाहर हो गए, हेजलवुड पहले दिन से अवेलेबल नहीं थे, पहला पूरा महीना उन्होंने मिस किया। उसके बाद में नेशनल कमिटमेंट की वजह से हसरंगा भी लेट जुड़े टीम से। तो टीम वहां तक अच्छी कर रही थी जब हमने जो भी प्लेयर्स इकट्ठे किए थे और जिनसे बॉलिंग लाइनअप बन रही थी वो अच्छे कर रहे थे, लेकिन जैसे हसरंगा आए उनसे जो उम्मीद करी थी वो नहीं डिलीवर कर पाए, फिर उनको इंजरी हो गई अंत में टूर्नामेंट के। हेजलवुड जो है 3 मैच खेले सिर्फ, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन सिराज का जिस तरीके से इस सीजन में रहा है शुरुआत, वो काफी काबिल तारीफ थी। मैं यही कहूंगा हर्षल पटेल के लिए तो कि उनके कुछ मैचेस तो बहुत खराब रहे, लेकिन कुछ मैचेस में उन्होंने डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करी। हाँ, विकेट उस हिसाब से नहीं मिले, और 32 विकेट वाले हर्षल पटेल जो है गेंदबाज है भी नहीं। वो ठीक है, कई बार प्लेयर्स ओवर परफॉर्म कर जाते हैं, और अच्छा था आरसीबी के लिए जब उन्होंने 32 विकेट लिए थे। पिछले सीजन उन्होंने 19 विकेट लिए थे और इस सीजन देखिए 14 विकेट है, तो ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस बार रन खाए ना डेथ में, वो यूजुअली पिछले साल तक नहीं खा रहे थे, वो इस साल उन्होंने फुल टॉस ज्यादा दे दी, और उनके जो डिपर्स यॉर्कर होते हैं वो नहीं पड़ रहे थे, तो वहां पे जो है थोड़ा सा कमी रह गई। लेकिन लास्ट में टूर्नामेंट के आते आते उनकी वो डिपर्स लग रही थी, यॉर्कर्स अच्छी जा रही थी डेथ में, और वो अच्छे रन रोक रहे थे। और सिराज की जितनी तारीफ होगी उतनी कम है, लेकिन वही डेली वाला गेम आया उसके बाद में थोड़ा सा सिराज भटके हुए दिखे, और फिर उसके बाद से शायद से उतना संभल नहीं पाए जितना सीजन की शुरुआत में अच्छे लग रहे थे। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा एफर्ट था बॉलर्स की तरफ से। लेकिन जब कर्ण शर्मा आपके तीसरे सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर और उसने 10 मैच भी ना खेले हो, तब आपको लगता है कि शायद से हाँ कहीं कंसिस्टेंसी की कमी है। बेशक विजय कुमार आते ही अगर आपके अविनाश और राजन से पहले खेल जाते हैं तो हाँ शायद से आपके ऑक्शन में कहीं
कहीं गलती हो गई, या फिर जो आपने उम्मीद करी थी उन प्लेयर से वो नेट्स में या प्रैक्टिस मैचेस में आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी अभी भी मैं मानता हूँ कि एक अगर पॉजिटिव साइड आपको देखनी है इस सीजन आरसीबी की, तो वो मैं गेंदबाजी को ही रखूंगा। और जिस तरीके से हमने टैलेंट नए नए देखे, हिमांशु शर्मा ने लास्ट मैच खेला था और अच्छे पहले 2 ओवर फेंके, उसके बाद उनको पढ़ने लग गए थे जीटी के बल्लेबाज, लेकिन उनकी तरफ से एक अच्छा हमें जो है आशा की किरण नजर आई थी। होपफुली आने वाले सीजन में उनको और मौके दिए जाएंगे और वो अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, आपका जो कोर है गेंदबाजी का वो इंडियन रहा इस साल, ये अच्छी बात थी। और उन्होंने हाफ ऑफ द सीजन तक आपको टूर्नामेंट में बनाए रखा, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन हाँ, इंप्रूवमेंट जरूर चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बात किया कि ऑक्शन टेबल पे गड़बड़ हुई। मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ। गेंदबाजों की हमने बात की और मैं एक सीधे शब्दों में, जैसा संजय मांजरेकर जी ने किसी एक स्टार प्लेयर के बारे में कहा था कि बिट्स एंड पीसीज प्लेयर्स है, तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ फिट बैठता है कि आपने जो है वो पैचेज में सर्विस दी अपनी। चाहे कोई भी गेंदबाज ले लो, करण शर्मा ले लो आप। करण शर्मा एक मैच अच्छा चल रहे थे, एक मैच 3 में 45, एक मैच अच्छा चलते एक 3 मैच 48। तो ये, लेकिन करण ने जब जब गेंदबाजी की इम्पैक्ट डाला, वनिंदु हसरंगा एक भी मैच में मेरे को रंग में नहीं दिखे। एक मैच में उन्होंने, पंजाब के खिलाफ मैच था, वहां पे जब कोहली कप्तान थे, कोहली कैप्टनसी मास्टर स्ट्रोक था जब उन्होंने आते ही और दूसरे तीसरे ओवर में विकेट ले ली। बाकी मेरे को अपनी तरफ से उनका कोई एफर्ट नहीं दिखा। बैटिंग में वो जीरो, नो डाउट। दिनेश कार्तिक, केदार जाधव की बात मैं वो भी करूंगा, लेकिन थोड़ी सी देर में करूंगा। गेंदबाजी जो थी बिट्स एंड पीसीज में रही, पैचेज में रही। और अगर आपका एक गेंदबाज भी 20 विकेट ना ले, चलो 20 कोई कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा हो जाती है, चलो एक ने 19 लिए, दूसरे ने 15 भी नहीं ली। करण शर्मा आपके तीसरे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। नो ऑफेंस टू करण शर्मा, लेकिन आपके पास उनसे मतलब बढ़िया थे पिछले सीजन में। तो इस सीजन में अगर वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा गलत था। सारा जो ब्लेम है वो चिन्ना स्वामी पे डाल देना ये भी गलत है कि वो बॉलिंग, वो हेल है, लिविंग हेल फॉर बॉलर्स है, ये है वो है। भाई दूसरी टीम भी आपके साथ आके वहाँ compete करती है, तो ये आपके रोने हैं, ये नहीं चलेंगे। ये जो है आपकी खराब परफॉर्म, और मैं इसीलिए तारीफ किया फाफ डु प्लेसी की कि उन्होंने आके एक्सेप्ट किया कि हम अच्छा कर सकते थे, हम कर नहीं पाए। इसलिए मैं इस टीम को सपोर्ट करता हूँ, हमेशा हम सभी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है अपनी, अगर जहाँ फेल होते हैं वहाँ मानते हैं, सबसे बड़ी बात है। चलिए आगे मैनेजमेंट पे बात कर लेता हूँ मैं। मैनेजमेंट, वैभव, खैर इस साल उनके जो टेन्योर है वो पूरा हो गया है, चाहे वो माइक हैसन हो, चाहे संजय बांगर हो, चाहे बॉलिंग कोचेज हो, चाहे फील्डिंग कोचेज हो, चाहे स्काउटिंग हो। मैनेजमेंट का इस सीजन कैसा रोल रहा, और अगले सीजन आपको कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं कि दे गोट रिटेन्ड लाइक प्लेयर्स। प्लेयर रिटेंशन की हम लोग एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में मैं अभी वैभव से पूछ लेता हूँ। जी, मुझे नहीं लगता कोई खास ऐसी दिक्कत थी मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके लिए भी आप तकलीफें देखिए ना, कम नहीं थी। क्योंकि आपके प्लेयर्स आ रहे थे, जा रहे थे, फिर आपको उसी समय तुरंत स्काउटिंग करके उन प्लेयर्स को बाकी टीम्स के जो प्लेयर इंजर्ड है उनको भी बैकअप चाहिए होंगे, तो आपको उनसे पहले उनसे कांटेक्ट करना है और फिर लाना है। तो ब्रेसवेल का मुझे लगता है माइक हेसन का काफी अच्छा रोल रहा होगा, पार्नेल में कप्तान फाफ डु प्लेसी का अच्छा रोल रहा होगा। तो हमारे पास जो है हमने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया और जो बेस्ट रिप्लेसमेंट हम ला सकते थे वो लाए। वेन पार्नेल ने लास्ट तक अपना अच्छा बखूबी जो है रोल अदा किया। मतलब आप हेजलवुड के शूज फिल कर रहे हैं यहाँ पर, और टॉपली जैसे प्लेयर जब इंजर्ड हो गए तब आपको मौका मिल रहा है, तब आके उन्होंने उनके शूज फिल करके और जो परफॉर्मेंस दी है उनकी तारीफ होगी वो, और बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक था। लेकिन जब प्लेइंग 11 सेट करने की बात होती है तो हमने देखा था सीजन के बीच में हमने एक सेट प्लेइंग 11 खिलाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर से प्लेयर इंजर्ड हुए। फिर हमने हमारी बैटिंग जो इतनी खराब चल रही थी, फिर हमने ब्रेसवेल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, हसरंगा इंजर्ड हो गए, तब ब्रेसवेल उनकी जगह खेले और फिर बैटिंग में थोड़ा सा उन्होंने हाथ दिखाए। लेकिन वही था कि तब तक थोड़ी सी देर हो गई थी, हमें एक सेट प्लेइंग 11 नहीं मिल पाया ड्यू टू इंजरीज या प्लेयर्स, खासतौर से हमारे बैटर्स के खराब फॉर्म की वजह से। तो वो एक बड़ा था कारण। और जहां तक बात है इनके रिटेन होने की, मुझे लगता है कि हाँ, रिटेन कर देना चाहिए। अगर आपको एक दो और ऐड करने भली, क्योंकि हमने देखा है कई जगह मेंटर हमें देखने को मिलते हैं, आरसीबी में कोई मेंटर ऐसा नहीं देखने को मिलता। हो सकता है कि को इंस्पायर कर दे या कुछ ऐसा काम कर दे, तो मुझे लगता है कि वो था। बाकी प्लेयर्स की इंटेंसिटी में कहीं कमी नहीं दिखी, कमी थी तो परफॉर्मेंस में, जहां क्रूशियल मोमेंट्स पे हमें एक मैजिक मोमेंट चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। क्लच मोमेंट्स में हमारे प्लेयर्स स्टैंड अप जो है नहीं कर पाए, तो वहां कमी थी। और उसमें मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत दोष दे सकते हैं कि आप वो मेंटेलिटी इंस्टिल नहीं कर पाए प्लेयर्स के अंदर, लेकिन फिर मेरे ख्याल से उन्होंने अपना काम जो है ठीक ही किया था। चलिए, बिल्कुल मैनेजमेंट की जो बात थी, मुझे भी जो है मैनेजमेंट है पिछले 3-4 साल से काफ़ी ठीक लगी है। और जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है,
स्क्रूटनी हो सकती है, कंप्लीट ड्रॉप जो फैंस चाहते हैं कि मैनेजमेंट को ड्रॉप कर दो यार, अच्छी मैनेजमेंट थी, दे बैक द कैप्टन, द बैक विराट कोहली, और उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया है। और पहली दफ़ा जब ये रिटेंशन हुआ था ना पिछले साल का, तो सबसे ज़्यादा खुश हम थे कि हमने सबसे ज़्यादा प्लेयर्स रिटेन किए। हम ऑक्शन में सिर्फ एक दो जो शॉपिंग करने वो गए थे। इंजरीज से भरा हुआ सीजन रहा हमारे लिए, सबसे ज़्यादा इंजर्ड प्लेयर आरसीबी के रहे, वेदर रजत पाटीदार, फाफ डुप्लेसी मिड सीजन इंजर्ड हो गए, जोस हेजलवुड, वनिंदु हसरंगा लेट ज्वाइन किए, रीस टोपली जाते जाते हमारे साथ डेविड विली, जिनका कंट्रीब्यूशन मैं आउटस्टैंडिंग मानता हूँ। ग्रीन गेम में भी उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी, कोई भी गेम उनका उठा लो वो बढ़िया कंट्रीब्यूट किए, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए जाते जाते। फिर आखिर में खबरें आई कि दिनेश कार्तिक जो है वो भी वो थोड़े गड़बड़ा गए। तो मैं इस सीज़न जो हमारे 15 या 16 प्लेयर जो भी जितने प्लेयर खेले, अगर तुरंत उनकी मैं अगर एक एक रेटिंग जानना चाहूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो इस साल उनका परफॉर्मेंस रेट करना चाहें 10 के मापदंड पे, तो वो आप कर सकते हैं। तब तक मैं वैभव के पास चलता हूँ। वैभव, केजीएफ की रेटिंग सबसे पहले बता दीजिए, 3 प्लेयर जो सबसे सही लगे आपको। तो सबसे पहले सही से ही शुरू करता हूँ। जी, अगर इंडिविजुअल अगर मैं देना चाहूँ इंडिविजुअल। तो फाफ डू प्लेसी को 10/10 मिलेंगे। मतलब उनको जब जरूरत पड़ी टीम को, जब उन्होंने आके परफॉर्म किया है। कोहली की अगर बात करें तो मैं 1 नंबर कोहली का काटना चाहूंगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ ना कुछ करके, लेकिन बीच में जो था उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट का भी इशू चल रहा था, बीच में थोड़ा सा उनका फॉर्म भी नहीं था इतना बढ़िया जितना हम उम्मीद करते कोहली से। तो 1 नंबर सिर्फ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं काटना चाहूंगा। बाकी अगर कोई और प्लेयर होता तो मैं इस परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 10 देता। ग्लेन मैक्सवेल का जो रोल था उस हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया किया, तो उनको मैं 8.5 सॉलिड 8.5 दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने गेम में कभी भी इंटेंसिटी जो है कम नहीं होने दी। और जो भी उनका रोल था कि आपको जाके स्ट्राइक रेट से खेलना है, भले ही टीम एडवर्स सिचुएशन में हो, तो वहां उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, प्लस अच्छी एवरेज बना के खेला। तो मुझे नहीं लगता किसी और टीम में मैक्सवेल होते इस समय तो इससे बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाते। और हम भी काफी जो है अचंभित थे मैक्सवेल के इस परफॉर्मेंस से, खासतौर से 3 साल में। तो 8.5 मैं मैक्सवेल को देना चाहूंगा। दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, काफ़ी लोग कहते हैं कमेंटेटर्स थे और एकमात्र ऐसी फ्रेंचाइजी जो 2 कमेंटेटर्स को खिला रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आता जब सबके मुंह जो है वो खुल जाते हैं, चाहे वो आपके अपने फैंस ही क्यों ना हो। हमने इस सीज़न ये देखा, परफॉर्मेंस नहीं थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। उनको आप किस प्रकार रेट करेंगे? भले ही यादव ने 2 मैचेस खेले हो, 2 मैचेस में वो बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन इंटेंट के जरिए, और दिनेश कार्तिक 13 मैचेस 140 रन, एक्सपेक्टेशंस के जरिए जो भी है, उनको आप किस प्रकार रेट करना चाहेंगे? ये अगर केदार जाधव की बात करें तो उतना सैंपल साइज बड़ा नहीं है, जैसे आपने बताया 2 ही मैच वो खेले। तो वही है, उनकी तरफ से कोई एक बाउंड्री आई थिंक उन्होंने 2 मैच में लगाई अपने। तो ज्यादा नहीं, मैं उनको 2 स्टार ही दूंगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ उनकी तरफ से खास देखने को मिला नहीं। और दिनेश कार्तिक को मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि सीएसके वाले मैच में उन्होंने इंटेंट दिखाया था, लेकिन मैच वो फिनिश नहीं कर पाए थे, सिर्फ उसके लिए मैं दूंगा। बाकी पूरा सीजन 0-0 पे आउट हुए जब भी टीम को जरूरत थी, जब वो खड़े नहीं हो पाए। और मतलब वो जितना एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं, जिस तरीके से उनका पिछला सीजन इतना अच्छा गया था, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर गए इस साल। और मुझे कई बार ये डाउट हुआ कि क्या वो अगले मैच में प्लेइंग 11 में होंगे भी या नहीं होंगे। और ये डाउट आना ही आपको बता देता है कि वो प्लेयर जो है कितना खराब फॉर्म से जूझ रहा है। तो मैं उनको 3 स्टार दूंगा। बिल्कुल। नए प्लेयर्स की मैं बात इसलिए भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आरसीबी में जब नया प्लेयर खेलता है, नया प्लेयर इन द सेंस महिपाल लोमरोर, अनुज रावत, नया मतलब यंग इंडियन, और हमारे पास अनुज रावत, सुरेश प्रभु देसाई, इस प्रकार के जब आरसीबी में प्लेयर खेलते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है आप उनकी मैच करते हो विराट कोहली से, कि भाई वो इतना दे रहे हैं, आप लोग इतना क्यों नहीं दे रहे। बट हाँ, अंडर परफॉर्म किए, उनको भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना था। लेवल आप कभी मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि केजीएफ जो है उनका लेवल, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो ना, तो वो बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट है। लेकिन आपको जो है वो सहयोग देना पड़ेगा, इसलिए मैं उनकी रेटिंग्स जो है यहाँ नहीं करवा रहा। बाकी अगर जो हमारी ऑडियंस सुन रही है वो अगर कुछ कहना चाहती है इस बात को लेके, वो कमेंट सेक्शन में कह सकती है कि आपके जो यंग इंडियन प्लेयर्स थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। शाहबाज अहमद की बात मैं एक इंडिविजुअल सेपरेट करना चाहूँगा कि शाहबाज स्टार्टिंग में चांसेस मिले, पिछले सीज़न बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस देख के, लेकिन इस सीज़न जो है वो डिसअपॉइंट रहे, टीम से ड्रॉप हो गए, नंबर 3 पे खिलाए, 2-2 गेंद खेली, 2 मैचों में डक किए, 1-2 रन भी किए, पता नहीं, तो उनका परफॉर्मेंस भी इस सीज़न खराब रहा।
क्या रिलीज होंगे ये प्लेयर, क्या रिटेन होंगे, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मोहम्मद सिराज के अलावा पूरी बॉलिंग यूनिट को आप कितना रेट करते हैं वैभव? जी, मैं सिर्फ इसलिए उनको अच्छा रेट करना चाहूंगा, मैं 7 देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉलर बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, सॉरी, आपके बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, आपको 170 आपने 4 से 5 बार डिफेंड किए, तो वो हमने आरसीबी से उतनी बार नहीं देखा है। अगर हम 15-16 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, तो सिर्फ उसलिए मैं बॉलिंग को दूंगा 7 स्टार। कि जो हमारे एट में 14 में से 10 पॉइंट मैं कहूंगा हमारे बॉलर्स ने दिलाए। हाँ, हमारे केजीएफ अच्छा कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स नहीं होते और हमारी बॉलिंग यूनिट कोई और होती, तो मुझे लगता है वो हम सारे मैच हार चुके होते, क्योंकि 3 बैट्समैन के भरोसे आप जो है टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, आप मैच नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स ने हमें 14 में से 10 पॉइंट्स जो है दिलवाए, इसलिए मैं उनको बढ़िया 7 स्टार देना चाहूंगा। मैं और भी देना चाहता अगर हम क्वालिफाई कर जाते प्ले ऑफ के जो लास्ट दिन हमने डिफेंड कर लिया होता टोटल जीटी के अगेंस्ट, लेकिन देखिए जो नहीं हुआ उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो अच्छा रहा बॉलर्स का सीजन। बिल्कुल, वनिंदो हजरंगा जो सेजलवुड पे भी हम बात करें, वनिंदो हजरंगा को 5 अंक की हम देना चाहेंगे, क्योंकि 5 अंक तो कोई भी ले लेता है, लेकिन आप हो नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 गेंदबाज, तो ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई थी। आपने सिर्फ 8 मैचों में 9 विकेट लिए, कम से कम आप 12, 13, 15 विकेट लेते तो आज जो है वो सिचुएशन कुछ अलग हो सकती थी, मे बी। मैं रोहित, मेरे साथ वैभव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारा सीजन रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ से अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरसीबी अभी और क्या, ये पूरा रोड मैप जो है वो तैयार करेगी अगले सीज़न के लिए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो ये नहीं है कि एक सीज़न हार गए हम बिल्कुल हरास होके बैठ गए कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है। ये पूरा एक पूरा मॉडल है, पूरा किस प्रकार से पूरे साल भर तैयारी की जाती है। डब्ल्यूपीएल के लिए जो है वो तैयारियां शुरू हो गई है। आपको मैं एक और जाते जाते अपडेट दे देता हूँ, जो हमारी फील्डिंग कोच, स्काउटिंग कोच थी, वो एलिस पेरी के साथ पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे सब जो अपडेट्स हैं वो हम सेपरेटली भी उससे बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ग्लिम्स दिया मैं, तो ये सभी बातें हम आपसे करेंगे। तब तक आप बने रहें, जुड़े रहें। डब्ल्यूटीसी भी आ रहा है, डब्ल्यूटीसी का भी पूरा हम आपको ब्यौरा देते रहेंगे, और आप लोग तो बस जुड़े रहें आरसीबीएंस ऑफिशियल से। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। रोहित यादव एंड आरसीबीएंस ऑफिशियल। हैव ए गुड डे।